परिवर्तनशील गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन, धूल कण, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, मीथेन इत्यादि आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया परिवर्तनशील गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं, तो आपको तुरंत बताना है कि परिवर्तनशील गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन, धूल कण, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, मीथेन इत्यादि गैसें आती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब कोई पूछेगा बता ले जाओगे, तो वही बातें यहां पर लिखी गई हैं, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। अब इन्हीं गैसों को एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं और इन्हीं गैसों के रास्ते आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, आपकी परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली चौथे नंबर की गैस कौन है, तो आपको कहना है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो कि पहले नंबर की हो जाएगी, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आ जाएगी, तीसरे नंबर पर ऑर्गन आ जाएगी और चौथे नंबर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भैया इसका प्रतिशत कितना है, तो आपको तुरंत बताना है 0.03%। तुरंत आपको बता देना है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इसका कितना क्या प्रतिशत है, तो आपको कहना है 0.04%। तो आपसे चाहे जिस भी तरीके से पूछा जाए, आप तुरंत का तुरंत उसे बता के चले आओ, है ना। देखो इसकी मात्रा, इसका प्रतिशत बढ़ रहा है, इसीलिए तो हम इसे किस श्रेणी में रख रहे हैं, परिवर्तनशील गैसों की श्रेणी में रख रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो प्रतिशत अगर पूछे या आपसे पूछे कि प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली चौथी नंबर की गैस कौन है, तो आप तुरंत बता के चले आना और आपका वर्तमान का भी आंकड़ा यहां निकल के आ गया है। इतनी कहानी समझ गए। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। क्या भैया, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। अब यह ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, आइए मैं इसे अलग से समझाता हूं और इसी ग्रीन हाउस प्रभाव के रास्ते, इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के रास्ते मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। हालांकि इन चीजों को अभी आगे भी थोड़ा बहुत और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यही आप बहुत कुछ समझ लीजिए और खासकर आप इसी के रास्ते ग्लोबल वार्मिंग को समझ लीजिए, जिससे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाना है। पहले पेपर में भी पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन और तीसरे पेपर में भी ग्लोबल वार्मिंग लगा हुआ है। अब ये हरित गृह प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आइए मैं इसे बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूं। ये क्या है भैया, ये अपना सूर्य है, ये अपने सूर्य देवता हो गए। सूर्य देवता को सभी लोग प्रणाम कीजिए और कहिए कि हे सूर्य देवता, आप हमें शक्ति प्रदान कीजिए और इतनी शक्ति दीजिए, इतनी ऊर्जा दीजिए, इतना साहस दीजिए कि हम अपने पेपर में शानदार करके आए। ये सूर्य हो गया और ये अपनी पृथ्वी हो गई, है ना, पृथ्वी की सतह हो गई। ये अपने सूर्य देवता हो गए और ये पृथ्वी की सतह हो गई। अब देखो भैया, सूर्य से कुछ तरंगे निकलेंगी, सूर्य से कुछ तरंगे निकलेंगी
और जब वह तरंगे निकलेंगी तो उनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया ये तरंग क्या होता है। तो भैया जो तरंग है इस तरह से होती है, आपने देखा होगा है ना, तरंगों को ऐसे देखा होगा। तो ये हो गई तरंग, ये हो गई तरंग। अब अभी मैंने एक शब्द यूज किया था तरंग दैर्ध्य। कहोगे कि सर जी ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तरंग तो हमने जान लिया कि भैया ये तरंग है, ये तरंग है, लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो देखो भैया, ये बिंदु आपको दिख रहा है, ये बिंदु आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इसी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इसी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। अगर ये दूरी ज्यादा हुई तो हम कहेंगे तरंग दैर्ध्य अधिक है, अगर ये दूरी कम हुई तो हम कहेंगे तरंग दैर्ध्य कम है। समझ में आ गई बात। अगर ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे तरंग दैर्ध्य अधिक है, अगर कम हुआ तो हम कहेंगे तरंग दैर्ध्य कम है। तो यहां आप देखोगे तरंग दैर्ध्य आपके पास कम दिखेगा, यहां आप देखोगे तो इनके बीच की दूरी अधिक है, तो हम कहेंगे यहां तरंग दैर्ध्य अधिक है। समझ में आ गई बात। ये आपका तरंग है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाती है भैया, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, वेव लेंथ कहलाती है। और अगर इनकी दूरी कम हुई तो हम कहेंगे तरंग दैर्ध्य कम है, अगर इनके बीच दूरी ज्यादा हुई तो हम कहेंगे तरंग दैर्ध्य अधिक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो भैया, सूर्य देवता से जो तरंगे निकलेंगी वो पृथ्वी के पास आएंगी, है ना। ये तरंगे निकली सूर्य देवता से और पृथ्वी की तरफ आ रही है, आ रही हैं। और जब ये तरंगे आ रही हैं तो इनका तरंग दैर्ध्य कैसा है भैया, कम है। क्या है भैया, तरंग दैर्ध्य कम है, कम तरंग दैर्ध्य। इनका तरंग दैर्ध्य क्या है भैया, कम है। समझ में आ गई इतनी बात। अब ये जब तरंगे आ रही हैं तो रास्ते में कौन मिल गया भैया, रास्ते में मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। कौन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब जब ये तरंगे आ रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड इन तरंगों से पूछेगा, बाबू कहां जा रही हो। तो ये तरंगे कहेंगी कि मैं पृथ्वी की सतह पर जाना चाहती हूं। कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा क्यों जाना चाहती हो। तो ये तरंगे कहेंगी कि भैया पृथ्वी को गर्म करना है। तब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा कि जाओ। क्या कहेगा, जाओ। जब कहेगा जाओ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा काम करेगा, पारदर्शी काम करेगा। कौन सा काम करेगा भैया, पारदर्शी काम करेगा। यानी कि जो तरंगे आ रही हैं वह इन्हें आने देगा, पारदर्शी हो जाएगा और इन्हें आने देगा। और क्यों आने देगा, क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, इसीलिए ये इनको आने देगा। अब भैया ये तरंगे आ गई, पृथ्वी पर आ गई, पहुंच गई। अब क्या करेंगी ये तरंगे, पृथ्वी को गर्म करेंगी। क्या करेंगी, पृथ्वी को गर्म करेंगी। चलो भैया, पृथ्वी को हमने क्या किया, गर्म कर दिया। अब आप अपने आप से महसूस किए होंगे कि जब आपको बुखार होता है तो आपके शरीर से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। आप कहते हो कि हमारे शरीर से धाह निकल रही है, आग निकल रही है। तो जब पृथ्वी गर्म होगी तो ऊष्मा को रिलीज करेगी, हीट को रिलीज करेगी। समझ में आ गई बात। पृथ्वी क्या हुई भैया, गर्म हुई। और जब गर्म होगी तो क्या करेगी, ऊष्मा को रिलीज करेगी, हीट को रिलीज करेगी। अब जब ये हीट रिलीज होगा तो ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, जा रहा है ना। अब फिर इसको कौन मिलेगा भैया, इसको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन मिलेगा, इसको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये फिर पूछेगा, तरंगों कहां जा रही हो। फिर तरंगे कहेंगी, भैया अंतरिक्ष में जाना चाहती हूं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा, नहीं भैया तुम्हें कहीं नहीं जाना है, या तो मैं तुम्हें सोख लूंगा या तो धरती की तरफ पुनः भेज दूंगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इस ऊष्मा को
या तो सोख लेगा या तो फिर से पृथ्वी की तरफ भेज देगा कि जाओ बच्चा फिर से पृथ्वी को गर्म करो, तुम्हें अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये क्या कर रहा है भैया, CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रहा है। समझ में आ रही होंगी बातें, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार फिर से बताऊंगा। अब जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगा तो क्या होगा भैया, यहां आपने समझा, ये क्या करेगा, या तो इस ऊष्मा को सोख लेगा, या पृथ्वी की तरफ वापस भेज देगा। पृथ्वी की तरफ वापस भेज देगा, है ना। ये जो ऊष्मा जा रही है, अंतरिक्ष में चला जाना चाहिए था, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ने रोक लिया या सोख लिया और फिर क्या किया, वापस कर दिया। और जब वापस कर दिया तो ये फिर से लौट के कहां आ गई, पृथ्वी की तरफ लौट कर आ गई। यानी कि इसने क्या किया भैया, ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न कर दिया, ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर दिया। अब जब ग्रीन हाउस प्रभाव इसने उत्पन्न कर दिया, जो ऊष्मा सीधे अंतरिक्ष में चली जानी चाहिए थी वो फिर से पृथ्वी की तरफ लौट आई, तो क्या होगा भैया, तापमान बढ़ेगा। क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। बढ़ गया ना तापमान। इतनी बातें समझ में आ गई, एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि यह मुझे लग रहा है थोड़ा टेक्निकल पार्ट है ना। अब देखो भैया, ये हमारे सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता से तरंगे निकली, है ना, ये सूर्य देवता से तरंगे निकल के आ रही हैं। जब सूर्य देवता से तरंगे निकली तो रास्ते में मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। इसने कहा अरे तरंगो कहां जा रही हो, तो तरंगों ने कहा मैं पृथ्वी की तरफ जाना चाहती हूं, पृथ्वी को गर्म करना चाहती हूं। तो ये CO2 कहेगा कि जाओ भैया अच्छी बात है, गर्म करो, लोगों को जीने योग्य वायुमंडल दो, तापमान दो। तो ये क्या करेगा, पारदर्शी काम करेगा, कौन, अपना CO2। ये पारदर्शी काम करेगा और इनको आने देगा। और ये पारदर्शी काम क्यों करेगा, क्योंकि ये जो तरंगे आ रही हैं इनका तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, तो इसीलिए ये पारदर्शी काम करेगा और इन तरंगों को आने देगा। फिर जब ये तरंगे पृथ्वी पर आएंगी तो हमारी पृथ्वी क्या होगी भैया, गर्म होगी। हमारी पृथ्वी क्या होगी, गर्म होगी। और आपने सुना होगा जब कोई भी चीज गर्म होती है तो वहां ऊष्मा रिलीज करती है, हीट को रिलीज करती है। और जब हीट रिलीज हुआ तो यही जो है ऐसे दीर्घ तरंगों के माध्यम से, है ना, ये आ रहा है तो इसकी तरंगे कम है, लेकिन जब ये जा रही है ऊष्मा तो इसकी तरंगे आप देखोगे बढ़ गई है ना, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक है। अब जब ये अधिक तरंग दैर्ध्य वाली इस कार्बन डाइऑक्साइड को पार करके जाना चाहेगी तो कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाने दूंगा। क्या कहेगा, नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी तरंग दैर्ध्य अधिक है और तरंग दैर्ध्य जब अधिक होगी तो मैं जाने नहीं दूंगा। या तो मैं तुम्हें सोख लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है, या तो मैं तुम्हें सोख लूंगा, या तो कह दूंगा कि बाबू फिर से पृथ्वी की तरफ चली जाओ और पृथ्वी को गर्म करो। यानी कि ये यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रहा है। क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रहा है। और जब ग्रीन हाउस प्रभाव होगा तो तापमान बढ़ेगा। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आ गई। ये तो हो गया ग्रीन हाउस प्रभाव। अब इसी के साथ साथ आप ताजा ताजा ग्लोबल वार्मिंग समझ लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाना है। और ये जो कहानी मैंने आपको समझाया, अभी यहां से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा। ये भैया अपनी क्या हो गई, ये इतना कहानी आपने समझा। अब यही ग्रीन हाउस प्रभाव पूरे ग्लोब पर होगा तो ये समझ लीजिए अपना ग्लोब है ना, ये अपना ग्लोब है और ये अपनी क्या है भैया, ये अपनी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या बढ़ गया भैया, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, है ना। ये
अपना पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई भैया, बढ़ गई। ये है अपना ग्लोब, ठीक है, ये है अपना ग्लोब, ये है अपनी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के चारों तरफ भैया क्या हो गए, इसकी क्या नाम है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई भैया, बढ़ गई। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, पीछे समझाया मैंने इसको, ग्रीन हाउस प्रभाव। जब ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होगा तो क्या होगा भैया, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा, क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। इतनी कहानी समझ में आई। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। समझ में आ गई बात। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्योंकि यह घटना पूरे ग्लोब पर हो रही है ना। इस ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है ये पूरे ग्लोब पर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। तो जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा भैया, ग्लोबल वार्मिंग होगा। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा भैया, ग्लोबल वार्मिंग होगा। जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा भैया, ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ जो है आपका पिघल जाएगा। ग्लेशियर पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा, और जब ये बर्फ ग्लेशियर पिघलेंगे तो इनका पानी बहकर कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा। इनका पानी बहकर कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा। समुद्र का जो जल है उसका स्तर क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। समुद्र के जल का स्तर जो है बढ़ जाएगा, और जब समुद्र के जल का स्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताओ। जो तटीय क्षेत्र हैं, कौन से भैया, जो तटीय क्षेत्र हैं वह डूब जाएंगे। तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो आपने देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, और यह ग्रीन हाउस प्रभाव तापमान को बढ़ा रही है, और जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा भैया, ग्लोबल वार्मिंग होगा। यानी कि तापमान आपके पूरे ग्लोब पर हो रहा है, तो इसी यानी कि तापमान जो है ये आपके पूरे ग्लोब पर बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम इसको नाम देंगे ग्लोबल वार्मिंग। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ बर्फ पिघलेंगे, और ये पिघलकर कहां जाएंगे, इनका जल कहां जाएगा, समुद्र में जाएगा, और फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जो तटीय यानी कि समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र हैं वह डूब जाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात। अरे भैया इतना कहानी हम समझा दिए है ना, बता दिए, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, अगले लेक्चर में फिर से इसे समझाया जाएगा, है ना। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, यानी कि यह जो सौर विकिरण है उसके लिए पारदर्शी है। जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण है इसके लिए पारदर्शी है, यानी कि यहाँ पारदर्शी वाला काम कर रही है, ये लिखा गया है देख लो। लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए ये आपका जो जा रहा है इधर, ये पार्थिव विकिरण हो जाएगा। इसके लिए कौन सा काम करेगी, अपारदर्शी का काम करेगी, यानी कि यहाँ ये जाने नहीं देगी। कौन सा काम कर रही है, अपारदर्शी का काम कर रही है। यह पृथ्वी से विकिरण उष्मा के एक अंश को सोख लेती है और उसे वापस पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यही तो मैंने यहां पर बताया कि या तो ये सोख लेगी या तो पृथ्वी की तरफ फिर से भेज देगी कि जाओ बाबू पृथ्वी को गर्म करो। क्लियर। जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है, इसी को हमने कहा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। और जब ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होगा मेरे बाबू मेरे बच्चे, तो क्या होगा, भूमंडलीय तापन होगा। क्या होगा, भूमंडलीय तापन होगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होगा। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारक कौन है,
कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? तो भैया कारखाना हो गया, है ना, और वाहनों से निकला हुआ धुआं, जीवाश्म ईंधन हो गया। तो ये सब अपने वायुमंडल में चले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है भैया? ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये आप समझ सकते हो। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ठंडे प्रदेशों में जो बर्फ है वो पिघल जाएगी और समुद्र का जल स्तर क्या हो जाएगा भैया? बढ़ जाएगा। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति आ जाएगी और जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन से पौधे और पशु लुप्त हो जाएंगे। यानी कि आप ये परिवर्तन देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग का। आशा करता हूं सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब यहां पर ओजोन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओजोन, अभी जब मैं विभिन्न परतों को पढ़ाऊंगा तो उसके दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किसके अंतर्गत ओजोन पाई जाती है ना। अभी क्वेश्चन भी मैं लाया हूं, वहां भी आपका क्लियर हो जाएगा कि ओजोन किस परत में पाई जाती है। आप देखोगे ओजोन यह पृथ्वी की सतह से 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पृथ्वी की सतह, और जब भी मैं कहूं ऊंचाई की बात करूं तो आप समझ जाना कि पृथ्वी के तल की क्षमा चाहूंगा मैं गलत बोल गया, समुद्र तल से ऊंचाई, है ना। जब भी बात होगी ऊंचाई की तो वह ऊंचाई कहां से नापी जाएगी? समुद्र तल से। तो अगर आप देखोगे मुख्य रूप से इसकी बात की जाए तो 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे नोट किए रहिए। और आप देखोगे कई सारे किताबों में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक बताया जाता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो इतने से इतने के बीच में पाई जाती है। क्लियर इतनी बातें? तो ये आपको याद रखना है, और ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमारे सर जी ने ये बताया था, हमारी किताब में ये दिया है, हमारे कॉपी में ये दिया है, आप कुछ और बता रहे हो। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। डाउट का कोई भी गुंजाइश छोड़ूंगा नहीं, जहां जो जैसा रहेगा मैं सारी चीजों को क्लियर करता चलूंगा। और आप देखोगे जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उनको ये रोक लेती है, उनको यह सोख लेती है और पृथ्वी तक आने नहीं देती है। अगर ये किरणें पृथ्वी तक आ जाएं तो त्वचा रोग वगैरह हो सकता है, कैंसर वगैरह की समस्या तक आ सकती है। तो इसीलिए ये क्या करती है? इन किरणों को रोक लेती है, सोख लेती है। आप देखोगे जेट विमानों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, रेफ्रिजरेटर, एसी से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस परत को नुकसान पहुंचाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन परत को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको कहना है जो जेट विमान है उनसे निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो आपका रेफ्रिजरेटर है और एसी, इससे निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या करता है? इसको नुकसान पहुंचाता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह मानव जनित गैस है। क्या भैया? मानव जनित है, मानव जनित। नोट कर लो, पूछा जाता है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये कैसी है? मानव निर्मित है। और ये कहां से निकल रही है ये भी आप देख सकते हो, और हो सकता है एग्जामिनर भूल जाए कि वो भूगोल को पढ़ा रहा है और क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ भैया 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है। क्या पूछेगा? 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपको कहना है ओजोन दिवस। क्या कहना है? ओजोन दिवस। 16 सितंबर जरूर याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जल वाष्प की। तो जल वाष्प एक परिवर्तनीय गैस है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पीछे ही। तो आप चाहो तो ये वाली लाइन क्या कर सकते हो भैया? कट कर सकते हो, क्योंकि हमने इकट्ठा ही वहां पीछे इसके बारे में जान लिया था। जिसकी मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ, ये भी पॉइंट हम पीछे पढ़ चुके हैं शुरुआत में ही, इसको भी यहां से उड़ा दो। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका
जल वाष्प है, ये ऊंचाई के साथ 90 किलोमीटर के आसपास तक पाया जाता है। वहीं ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, यानी कि नगण्य हो जाती है। ये बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर भी जल वाष्प की मात्रा कम हो जाती है। इसे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। ये अपना हो गया ग्लोब, क्या हो गया भैया, ग्लोब हो गया। और ई आपकी कौन सी रेखा हो गई, 0 डिग्री रेखा हो गई। इसी को भूमध्य रेखा, इसी को जो है विषुवत, इसी को जो है विषुवत रेखा, इसी को जो है इक्वेटर इत्यादि नामों से जानते हैं। तो ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। और ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ हो गया, है ना। ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ। अब आप देखो भैया, यहां से कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जल वाष्प की मात्रा क्या हो रही है भैया, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। जल वाष्प की मात्रा घट रही है, यही तो कहा जा रहा है पीछे, ध्यान से देखो। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर भी जल वाष्प की मात्रा कम होती है। एक तो यहां कहा जा रहा है कि ऊंचाई पर जाने पर, है ना, ये अपनी सतह हो गई, सतह से ऊंचाई पर जाने पर लगभग 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, जलवाष्प पाया जाता है ना। ये पीछे भी मैं बता चुका हूं, ये पीछे भी मैं बता चुका हूं। ये तो कहानी आपको क्लियर होगी। लेकिन आपको यह समझना है कि ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई, और भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा भैया, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। भूमध्य रेखा आपकी ये है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भी जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। इतनी कहानी समझ में आई, इतनी कहानी समझ में आई। आगे देखो क्या लिखा गया है। आगे लिखा जा रहा है, गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह हवा के आयतन का 4% तक हो जाती है। यानी कि ये कह रहा है, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है भैया, ये आपका उष्ण क्षेत्र है ना। ये आपका कैसा क्षेत्र है, ये आपका गर्म और आर्द्र क्षेत्र है। यहां सूर्य की किरणें जो है सीधे लंबवत पड़ेंगी, और ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। यहां वर्ष में जो है एक बार, है ना, यहाँ नॉर्थ और साउथ, यहाँ वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और इन बीचों में जो है, जो बीच है यहाँ, यहाँ पर 2-2 बार पड़ती हैं। समझ में आ गई बात। भूमध्य रेखा पर, है ना, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ इस वाली रेखा पर, और 23.5 डिग्री साउथ इन रेखाओं पर वर्ष में सूर्य की किरणें एक बार लंबवत पड़ती हैं, और इसके बीच में 2-2 बार लंबवत पड़ती है। आगे मैं बताऊंगा, इसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। तो हमारा मेन मकसद ये था कि हमें गर्म तथा आर्द्र क्षेत्र को जानना है। तो जो गर्म और आर्द्र क्षेत्र है वो यही है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, है ना। यहां से लेकर ये जितना क्षेत्र है, ये आपका कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, ये क्षेत्र कहलाएगा गर्म और आर्द्र क्षेत्र। समझ में आ गई इतनी कहानी। ये क्या कहलाएगा, गर्म और आर्द्र क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। तो जलवाष्प की जो मात्रा है इस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाएगी। जलवाष्प की जो मात्रा है इस क्षेत्र में क्या पाई जाएगी भैया, ज्यादा पाई जाएगी, ज्यादा पाई जाएगी। यहां कितना परसेंट पाई जाएगी, 4% पाई जाएगी। कितना, 4%। इतनी बात समझ में आई। और देखो,
अगर इसी क्षेत्र में कोई मरुस्थल है, मान लीजिए ये कोई मरुस्थल है, ये कोई मरुस्थल है, तो यहां क्या पाई जाएगी भैया, 0 से 1% पाई जाएगी। इसी क्षेत्र में अगर कोई मरुस्थल है तो वहां जलवाष्प की मात्रा 0 से 1% पाई जाएगी। क्लियर इतनी बातें? एक बार फिर से समझो इसे। यही तो हमने बताया, ये अपनी 0 डिग्री रेखा हो गई, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गई, और ये 23.5 डिग्री साउथ, है ना। और इस के बीच में क्या जलवाष्प की मात्रा कितनी पाई जाएगी, 4% पाई जाएगी। इसके बीच में जलवाष्प की मात्रा 4% पाई जाएगी। लेकिन मान लीजिए इसी क्षेत्र में कोई मरुस्थल है तो वहां जलवाष्प की मात्रा 0 से 1% पाई जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पीछे यही कहा जा रहा है कि जो गर्म और आर्द्र क्षेत्र है वहां जल वाष्प की मात्रा 4% के आसपास पाई जाएगी। मान लीजिए इसी गर्म और आर्द्र क्षेत्र में कोई मरुस्थल है तो वहां 0 से 1% जल वाष्प की मात्रा पाई जाएगी। ध्रुवों के पास भी जल वाष्प की मात्रा 0 से 1% पाई जाएगी, है ना। ये अपना ध्रुव हो गया, यहां भी जल वाष्प की मात्रा 0 से 1% पाई जाएगी। समझ में आ गई बात। और इस वाले क्षेत्र में कितना, 4% पाई जाएगी। और इसी क्षेत्र में मान लीजिए कोई रेगिस्तान है तो वहां भी 0 से 1% जलवाष्प की मात्रा पाई जाएगी, है ना। समझ में आ गई बात। ये सबसे गर्म क्षेत्र है, और जहां ज्यादा गर्मी होगी, जहां ज्यादा तापमान होगा, अगर तापमान आपका अधिक है, तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण वाष्पीकरण भी अधिक होगा। और जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो जलवाष्प की मात्रा भी क्या होगी भैया, अधिक हो जाएगी, जलवाष्प की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। क्लियर इतनी बातें, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो वही चीज भैया यहाँ पर कहा जा रहा है कि गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह हवा के आयतन का 4% तक हो जाती है, 4% तक हो जाती है। जबकि ध्रुवों और रेगिस्तानों जैसे ठंडे और शुष्क प्रदेशों में यह 1% से भी कम हो जाती है। ये अपना ध्रुव है, यहाँ 0 से 1%, ये अपना ध्रुव है 0 से 1%, रेगिस्तानी इलाका है 0 से 1%, कितना, 0 से 1%। समझ में आ गया बात। और यहाँ जो ये क्षेत्र है यहाँ तापमान अधिक पाया जाएगा, इसके अपेक्षा यहाँ तापमान कम पाया जाएगा, इसकी अपेक्षा यहाँ तापमान कम पाया जाएगा। समझ में आ रही बात। यहाँ तापमान ज्यादा होगा, इसकी अपेक्षा यहाँ तापमान कम होगा, इसकी अपेक्षा यहाँ तापमान कम होगा। और जितने तापमान कम होगा उतने जलवाष्प की मात्रा कम होगी। क्लियर। यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी कि जो काम आपका कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा था यह भी वही काम करेगी। क्लियर, समझ में आ गया। जो काम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा था वही काम यह भी करेगी, क्योंकि यह भी ग्रीन हाउस गैस है, यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। अगर कुछ भी ना समझ में आए भैया तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल बिना घबराए बिना डरे कमेंट कीजिए, आपको शानदार तरीके से फिर से समझाया जाएगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। धूल कण, धूल कणों के बारे में अगर आप जानोगे तो ये प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में होते हैं, वायुमंडल के निचले भाग में। अब देखो इन धूल कणों में क्या होता है भैया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये थोड़ा भारी होते हैं, और जब भारी होते हैं तो सतह के पास ज्यादा रहेंगे। मैंने पीछे भी बताया था जो गैसें हैं वह सतह के पास ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि क्या होती हैं, कुछ गैसें भारी होती है और जब भारी रहेंगी तो सतह की तरफ रहेंगी। क्लियर। तो उसी तरह से यह भी सतह के पास ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी, लेकिन संवहनीय वायु प्रभाव के कारण यह ऊंचाई तक चली जाती है। संवहनीय एक वायु होती है
है ना, उसकी प्रवाह से ये ऊपर की ओर चली जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण धूल कणों का जमाव सबसे अधिक होता है। और इसे समझते हैं, ये अपना क्या हो गया भैया, ग्लोब हो गया, ये अपनी 0 डिग्री रेखा हो गई, 0 डिग्री रेखा, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। और यहीं से आप देखोगे ये आपका क्या हो जाएगा भैया, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ लिखूं, चलेगा, दौड़ेगा। आप देखोगे 23.5 डिग्री से लगभग 40 डिग्री तक, कहां तक भैया, 40 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, ये किस नाम से जाना जाएगा, ये जाना जाएगा उपोष्ण। किस नाम से जाना जाएगा, उपोष्ण, है ना, ये उपोष्ण क्षेत्र है। यहां आपको धूलकण ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, धूलकण, धूलकण, धूलकण यहां ज्यादा पाया जाएगा, समझ में आ गई बात। और यहां पर देखोगे तो कम पाया जाएगा, यहां पर धूलकण कम पाया जाएगा। ध्रुवों पर भी धूलकण क्या होगा भैया, कम होगा, ध्रुवों पर भी धूलकण कम होगा। तो समझ में आ गया बात। और कहां ज्यादा पाया जाएगा, तो उपोष्ण क्षेत्र में ज्यादा पाया जाएगा। यही बात यहां पर कही जा रही है कि विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में, यानी कि इनकी बात कहां गया भैया, ये रहा, यहां कम पाई जाएगी, यहां कम पाई जाएगी, यहां कम पाई जाएगी, लेकिन 23.5 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास ये कण जो है उपोष्ण क्षेत्र में अधिक पाए जाएंगे। यही बात यहां पर कही जा रही है ना। उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण धूल कणों का जमाव सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जमाव कहां होता है, ये हमने यहां पर समझ लिया। ये हमने यहां पर क्या किया भैया, समझ लिया। और ये आसानी से आप समझे रहो, नहीं तो यहीं से क्वेश्चन बना देगा और आप चकरा जाओगे, कहोगे कि भैया कहां से पूछ लिया। तो भैया यहीं से पूछता है, एग्जामिनर बहुत दिमागी होता है। और खासकर अगर उसने पीएचडी कर लिया है तो भैया फिर कल्याण कर देगा आपका। वो बहुत पढ़ा रहता है, बहुत कुछ बताता है। एक बार मैं एक पीएचडी वाले टीचर से पढ़ने लगा, अरे भैया इतना विस्तार से बंदा बता रहा था, हम 1 महीना पढ़े, हम ऊब गए। हमार जो कॉपी थी 130-40 रुपया वाली मिलती थी, उसमें बहुत सारा पन्ना होता था। वो 1 महीना में भर गया, हमको दूसर की भी खरीदना पड़ा। फिर हमने उन महाशय से हाथ जोड़कर विदा ले लिया कि प्रभु मैं अब जा रहा हूं, मैं आपके शरण से अब दूर जा रहा हूं। तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। अरे भाई इतना कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। अब आगे देखो, आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिनके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर बादलों मेघों का निर्माण करता है। यानी कि अगर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृथ्वी क्या होगी भैया, गैस का गोला बन जाएगी। अगर जलवाष्प ना होगा तो क्या हो जाएगी, पृथ्वी हमारी ठंडी गोला बन जाएगी, है ना। पीछे मैंने गलत बोला कुछ क्या, नहीं। अगर जलवाष्प नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी, बहुत ठंडी हो जाएगी, हिम युग आ जाएगा। और उसी तरह से अगर धूल कण नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी, क्योंकि बादल ही नहीं बनेगा तो वर्षा कहां से होगी। तो वर्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है भैया, धूल कण है, क्योंकि यह आर्द्रताग्राही केंद्र होते हैं, आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। और इन्हीं के चारों ओर जलवाष्प जो है संघनित होता है और बादल बनते हैं, और बादल बनते हैं तो फिर झमझम 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 बारिश होता है। क्या होता है, बारिश होता है। समझ में आ गई बात। भैया वर्षा के लिए धूल कणों की आवश्यकता अनिवार्य
है। बिना इसके बादलों का निर्माण नहीं होगा और बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी, वर्षा रूठ जाएगी, कहेगी कि हम धरती पे बरसबे नहीं करेंगे। और देखो भैया यहां क्या कहा जा रहा है, यहां आपसे कहा जा रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल एवं नारंगी धारियों का निर्माण करते हैं। ये जो धूल कण है, ये जो धूल कण है, ये क्या करते हैं भैया, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल एवं नारंगी धारियों का निर्माण करते हैं। तो इनका एक काम और भी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिए। ऐसे फैक्ट जो है कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं। कहा भैया, कंपटीशन वगैरह में भर भर के पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वायु चक्र। अब ये वायु चक्र क्या होता है भैया, मान लीजिए ये हवा है, यहां वायु है ना, यहां वायु है। अब यहां की वायु बहकर कहां चली गई भैया, ऊपर चल गई। अब ये जगह खाली हो गई और यहां की वायु बहकर यहां चली गई, ये जगह खाली हुआ। अब यहां वाली वायु जो है ना, यहां वाली वायु जो है क्या हो गई, बह के नीचे चली गई, ये वायु यहां आ गई, यहां वाली वायु यहां चली गई। तो क्या हुआ भैया, वायु का चक्र चल रहा है, यानी कि यहाँ की वायु यहाँ, यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ, ऐसे जो है चक्कर काट रही है। जैसे जगह खाली हुआ, यहाँ का जगह खाली हुआ तो इसने ले लिया, इसकी जगह खाली हुई तो इसने ले लिया, इसकी जगह इसने, ऐसे ऐसे ये एक दूसरे के जगह पर कब्जा करती रहेंगी। तो यही है वायु चक्र। बहुत कुछ खास तो नहीं होगा इसमें। जब वायु गर्म हो जाती है तो वह फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। तो ये आप जानते रहो, है ना। जब वायु गर्म होगी तो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। और जब वायु ठंडी रहेगी तो क्या रहेगी, क्या होगी, सघन होगी, भारी होगी और नीचे की तरफ बैठेगी। तो उसी से संबंधित ये चक्कर बताया जा रहा है, एक बार पढ़िएगा आप आराम से। अब देखो भैया यहां कहा जा रहा है, क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों को आपको हल करना है, और जो इन क्वेश्चनों का उत्तर नहीं देगा तो उसको क्या मिलेगा भैया, लाठी, डंडा, क्या मिलेगा, मार, रहपटा। बताओ जल्दी जल्दी। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है। तो इसका साफ सीधा उत्तर हो जाएगा 120 किलोमीटर। कितना भैया, 120 किलोमीटर। इसको मैंने पीछे समझा दिया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है, नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है, श्वसन में मदद, नहीं भैया, श्वसन के लिए ऑक्सीजन काम आती है। श्वसन के लिए कौन काम आती है, ऑक्सीजन काम आती है। आग को तेजी से फैलाने से रोकना, इसे भी छोड़ दीजिए। पौधों को सीधे नाइट्रोजन देना, यानी कि ये भी गलत है, पौधे सीधे नाइट्रोजन नहीं ग्रहण करते, सीधे ग्रहण नहीं करते, नहीं करते। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने पीछे बताया भी था। और मैंने कहा था कि प्रभु ने एक ठो जीवाणु बना दिया और वो जीवाणु मिट्टी की जड़ों में इसका स्वरूप बदल देता है, और जब स्वरूप बदल जाता है तो पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं, सीधे तो ग्रहण नहीं करते, इसलिए ये बात गलत हो जाएगी। तापमान बढ़ाना, तापमान बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, अपना जल वाष्प जिम्मेदार है, और भी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो जिम्मेदार हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा। अब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कौन बच रहा है,
बी बच रहा है, तो बी को गोला किया जाए भैया, 7 करोड़, 7 करोड़। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आग को तेजी से फैलाने से रोकती है। यानी कि कहीं आग लगा हो तो नाइट्रोजन छिड़क दो तो ये काबू कर लेती है ना। तो ये आप समझ सकते हो। और जिन्होंने इसको पढ़ा है शानदार तरीके से, वो क्या करते हैं, उड़ा देते हैं तुरंत। अब देखो ये छोटा सा क्वेश्चन, ये छोटे से क्वेश्चन का उत्तर दो। समताप मंडल में ओजोन, यहां आपका एक उत्तर मिल गया कि ओजोन कहां पाई जाती है। ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। मेरे सभी साथी तुरंत नोट कीजिए, ओजोन कहां पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ओजोन के बारे में और जान लो। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यानी कि यूवीसी को पूरी तरह से सोख लेती है। ये ओजोन क्या काम करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। इतनी बात समझ में आ गई। और इस ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये पीछे मैं बता चुका। जिसके नष्ट होने पर त्वचा रोग, मैंने पीछे बताया था ना, त्वचा रोग हो सकता है अगर ओजोन की क्या हुई भैया, ये ओजोन अगर की परत जो है नष्ट हो गई, ओजोन अगर गैस नष्ट हो गया तो ये समस्या आ सकती है। ओजोन यानी कि O3 ऑक्सीजन का ही रूप है। अब यहां कहा जा रहा है समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन का क्षरण मुख्य रूप से किस मानव निर्मित गैस के कारण हो रहा है। अब देखो यहां एक उत्तर आपको और मिल गया कि जो आपका उत्तर होगा वह उत्तर मानव निर्मित गैस होगी। तो मानव निर्मित गैस कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगी भैया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको मैंने पीछे ही बताया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वह मानव निर्मित गैस है। जिसने यही जाना था वो तुरंत जो है इसे लगा के चला आएगा। तो ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरो मानव निर्मित है। और अगर ओजोन परत नष्ट हो गई तो क्या होगा भैया, सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी, त्वचा रोग बढ़ेगा। समझ में आ गया। यह क्वेश्चन बड़ा नहीं है, इसमें ओजोन की विशेषताओं को शामिल कर दिया गया है, इसीलिए आपको बड़ा लग रहा होगा। इसमें इसी एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 10-15 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। कितने, 10-15 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये आपके 10-15 फैक्ट को इकट्ठा क्लियर करा दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पर लगाया गया है। आगे कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका तापमान नियंत्रण, पौधों की वृद्धि, मौसम परिवर्तन में है। और यह वैश्विक ऊष्मण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। अतः हमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण बताइए। यहां देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो भूमिका है वह तापमान को नियंत्रित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम परिवर्तन में सहायक होती है। और यह वैश्विक ऊष्मण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। और इस गैस के बारे में अतः हमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी का कारण बताइए। कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। मैंने पीछे ही आपको बताया था, है ना। वनों की कटाई बिल्कुल सही, जीवाश्म ईंधन का जलना बिल्कुल सही, औद्योगिक विकास बिल्कुल सही। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा डी। क्या उत्तर हो जाएगा, डी। आगे, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत पाया जाता है। तो ये क्रम जो है लगा हुआ है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, तो पहले नंबर पर ये आ जाएगी। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर सबसे ज्यादा आर्गन पाई जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नाइट्रोजन
कितना 1 कर दूं चलेगा, दौड़ेगा। ऑक्सीजन 20 कितना कर दूं 9 कर दूं चलेगा, दौड़ेगा। आर्गन 0.9 कर दूं चलेगा, दौड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इतना लिख दूं चलेगा। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछे तो 0.04% इतना लिख दूं चलेगा, दौड़ेगा। तो सर्वाधिक मात्रा में किसका प्रतिशत है? अपने नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन यहां सही हो जाएगा। और इसी के साथ आप ये सारे डाटा को याद रखे रहिएगा। पीछे आपने इन सब चीजों को पढ़ा ही है, अब आसानी से बस आप जो है इसे उड़ाते चलिए, ऐसे चुटकी बजाइए, उड़ाइए उड़ाइए। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक निर्माण में होता है, ये आपको एक फैक्ट मिल गया। आर्गन का उपयोग बल्बों में किया जाता है, आर्गन गैस दहन को रोकती है, आर्गन निष्क्रिय गैस समूह में आती है। तो यह आर्गन के विषय में बात कही जा रही है, ये आप नोट कर लीजिएगा। वायुमंडल में विद्यमान वह गैस जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। अभी मैंने आपको पूरा चार्ट बना के इसे बताया था, और देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसी तरह से हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो क्या पढ़ा था हमने? कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ये अपने सूर्य देवता है और सूर्य देवता से तरंगे आ रही हैं, तो उनका तरंग दैर्ध्य कम है, और जब तरंग दैर्ध्य कम होगा तो CO2 कहेगा कि जाओ बच्चा पृथ्वी की सतह को हीट करो, गर्म करो। समझ में आ गई? और जब यही ऊष्मा है ना दीर्घ तरंगों के रूप में बाहर जाने की कोशिश करेंगी, तो CO2 रोक लेगा, सोख लेगा, और कैसा रिएक्शन करेगा? अपारदर्शी काम करेगा। अपारदर्शी काम करेगा। कैसा काम करेगा? अपारदर्शी काम करेगा। समझ में आ गई बात? तो ये तुरंत सीधा सीधा उत्तर लगाओ, कार्बन डाइऑक्साइड सी, 7 करोड़। अगला क्वेश्चन 10,000 रुपयों के लिए, जल्दी जल्दी से बताओ। आकाश का नीला रंग सौर विकिरण के किस प्रभाव के कारण दिखाई देता है? सिंपल सा यहां लगाओ भैया, ज्यादा इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन, एक प्रकीर्णन हो जाएगा, और दूसरा आप देखोगे धूल कण था, हाँ धूल कण था, है ना। एक तो इसके कारण होगा और एक धूल कणों के कारण होगा, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था, उसको एक बार फिर से जाके देख लीजिएगा। तो यहां प्रकीर्णन लगाओ, आगे बढ़ जाओ। तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण, यहां करना कर दिया है, इसको कहो कारण, लिखो यहां पर कारण। तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। अगर आपसे कोई पूछे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपको कहना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कभी आपको फुर्सत मिलेगा तो मैं साइंस वगैरह भी पढ़ाता हूं, आइएगा वहां, इनके सबके विषय में बहुत चीजें बताऊंगा। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे अपने स्थिति से दूर क्यों प्रतीत होते हैं, अलग क्यों प्रतीत होते हैं, और भी टिंडन प्रभाव है, और भी बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ है, बाद में बताऊंगा। चंद्रमा से देखने पर अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? करिया दिखाई देता है। करिया काहे दिखाई देता है, इसको अगर आप मेरे साइंस पढ़ोगे तो वहां बताऊंगा। और जब मैं आपको कौन सा विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान है ना, जब मैं आपको ब्रह्मांड वगैरह पढ़ाऊंगा, और उस ब्रह्मांड में क्या पढ़ाऊंगा, उस ब्रह्मांड में चंद्रमा को पढ़ाऊंगा, तब ऐसी बातें बताऊंगा। यहां इससे ज्यादा जानकारी रखना भी आपके लिए जरूरी नहीं है, ये भी आप चाहे याद करो या ना करो, वैसे तो जहां तक मुझे लग रहा है पूछा नहीं जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का समुद्र स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्तर गिरता है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? पड़ेगा। पानी सूख जाता है? नहीं रे भैया, पानी कहां सूखेगा, जल का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा। बी लगाओ, 7 करोड़। आगे बढ़ो। जल वाष्प का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? जल वाष्प का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? मैंने आपसे कहा था, पीछे बताया था कि जब तापमान बढ़ेगा,
तापमान जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होगा, वाष्पीकरण वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, और जब ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, जल वाष्प भी ज्यादा होगा, जल वाष्प भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा। तो क्या होगा, सीधा लगाओ, बी लगाओ, 7 करोड़ खल्लास। जल वाष्प का संघनन होने पर क्या बनता है, का बने, बादर बने और का बने, हाँ बादर बने, ले 20 करोड़ हो गया। अगला क्वेश्चन 2 रुपयों के लिए, वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकता कहाँ होती है, जल वाष्प की अधिकता कहाँ होगी, बताओ भैया, ए भैया बताओ तो, ध्रुवों पर, मरुस्थल में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, या पर्वतों पर। तो मैंने आपको बताया था ये अपना ग्लोब है, और ये अपना 0 डिग्री रेखा है, ये अपनी 23.5 डिग्री वाली रेखा है, ये कौन सी रेखा है, ये भी 23.5 डिग्री वाली साउथ वाली रेखा है, और ये वाला जो क्षेत्र है भैया, यहाँ जल वाष्प की मात्रा कितना परसेंट पाई जाएगी, 4% पाई जाएगी। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तो यहाँ ज्यादा पाई जाएगी, यहाँ ज्यादा पाई जाएगी, उत्तर हो जाएगा सी, लगाओ। ध्रुवों पर 0 से 1%, मरुस्थल में 0 से 1%, 0 से 1%, हाँ 0 से 1%, पर्वतों पर, पर्वतों पे नहीं जानना है। तो समझ में आ गया, इसका उत्तर लगाओ सीधा, भूमध्य रेखा। आप जीत चुके हैं 2 रुपए। धूल कणों के बिना क्या प्रभावित होगा, अरे भैया मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जब धूल वाला कण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेगा, और बादल नहीं बनेगा तो बरसात नहीं होगा, और जब बरसात नहीं होगा तो आप भीगोगे कैसे, बरसात नहीं होगा तो आप आम बिनने कैसे जाओगे, नहीं ना जाओगे ना, है ना। जब बरसात होता है तो बहुत लोग चले जाते हैं आम बिनने, धान लगाने, बहुत लोग तो बारिश में नहाते हैं। तो भैया जब धूल कणवा नहीं होगा तो बदला नहीं बनेगा, और जब बदला नहीं बनेगा तो बारिशिया नहीं होगी, और जब बारिशिया नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, और जीवन जो है तहस वाला नहस हो जाएगा। अगला सवाल पूरे 1 रुपयों के लिए, ओजोन परत की सुरक्षा हेतु कौन सा समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल कहाँ है भैया, मॉन्ट्रियल, बी लगाओ आगे बढ़ो, बी लगाओ आगे बढ़ो, बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जलवायु के पापा कौन है, आधुनिक जलवायु के पापा कौन है, जल्दी जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, का है भैया, होमवर्क है, इसको घरे से लगा के लाना है, और जो घरे से नहीं लगा के आएगा उसको अगली क्लास में हम एंट्री नहीं देंगे, गोदाहा लेके बैठा रहेंगे, लट्ठी लेके लेके बैठा रहेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।